नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बड़ी खबर की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी साथ से जो आज हिसार दौरे पर है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। तो ये आपको बता दें कि बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के टूरिस्ट प्लेस का उन्होंने उद्घाटन किया। साथ ही एसएसपी रॉयल इमरल्ड फार्म का भी उद्घाटन किया। तो उन्होंने कहा कि सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। वहीं 5 राज्यों के चुनाव पर भी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी दोबारा बनाएगी सरकार। तो एक बड़ी और अहम जानकारी हिसार से, जहां हिसार दौरे पर है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। वहीं बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के टूरिस्ट प्लेस का उन्होंने उद्घाटन किया। तो वहीं एसएसपी रॉयल इमरल्ड फार्म का भी उद्घाटन किया है। तो उन्होंने कहा कि सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां उन्होंने आज बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के टूरिस्ट प्लेस का उद्घाटन किया है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। साथ ही उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव पर भी बोलते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी दोबारा सरकार बनाएगी। तो एक बड़ी और अहम जानकारी हिसार से, जो आज हिसार दौरे पर है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां उन्होंने आज बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के टूरिस्ट प्लेस का उद्घाटन किया है। तो एसएसपी रॉयल इमरल्ड फार्म का भी उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। और 5 राज्यों के चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी दोबारा सरकार बनाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी हिसार से, आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हिसार में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के टूरिस्ट प्लेस का उद्घाटन किया। वहीं हिसार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा बजट को समृद्ध, समर्थ और स्वस्थ हरियाणा की तस्वीर करार दिया है। कहा कि बजट में झज्जर जिले को विभिन्न परियोजनाएं मिली है। बीजेपी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है। खेल और राजनीति में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने सुषमा स्वराज राज्य स्तरीय पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि की घोषणा कर न केवल प्रदेश की समस्त नारी शक्ति को सम्मान दिया है, बल्कि इससे सुषमा स्वराज के महान कार्यों को भी नमन किया है। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर धनखड़ ने कहा कि अभी तारीख तय नहीं हुई है, चुनाव मई में भी हो सकते हैं। वहीं एग्जिट पोल पर धनखड़ बोले कि 10 तारीख के परिणाम 4 राज्यों में हमारे पक्ष में होंगे। मेहनत से बनाया हुआ जो है संग्रहालय है, जैसा संग्रहालय का सामान है उसका उचित प्रस्तुतिकरण की जगह अभी तक उपलब्ध नहीं थी। अब वो अपनी जगह पे आएगा, एक तरह से गुफा में से निकल के। तो ये जो बहुत चिर प्रतिष्ठित मांग थी, इसमें उस समय केंद्रीय टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद पटेल जी भी आए थे। और बार बार हम जो है जब भी कोई मौका था इस बात का आग्रह करते थे। और इसमें एक बाधा थी जमीन की। पहले तो वो बाधा दूर हुई, 7.5 एकड़ जमीन जो पहले जिसको हुड्डा कहते थे, तो उसने ले रखी थी। वो ज़मीन हम हुड्डा से वापस कराने में कामयाब हुए। नहीं तो हर 3 महीने का रोड़ा था, स्वामी जी का फ़ोन आता था, वह फिर क्रेन आ जाती थी, फिर उल्टी हटवाते थे। अब परमानेंट, मुझे याद है, स्वामी जी को भी याद होगा, मैंने कहा स्वामी जी वक्त है। हाँ जी है। बालाजी जोशी साहब से ये काम मका अपना पड़ेगा। अधिकारी भी अनुकूल है और जो है ना समय भी अनुकूल है। वहीं पंजाब में बलदेव सिंह सिरसा ने सिखों के 10 गुरुओं के अपमान संबंधी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक राज्यों में 12वीं कक्षा के सिलेबस में कुछ ऐसे लेखकों द्वारा किताबें पढ़ाई जा रही है जिनका शीर्षक हिस्ट्री ऑफ पंजाब है। लेकिन बलदेव सिंह सिरसा का आरोप है कि इन पुस्तकों में सिखों के 10 गुरुओं के अक्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। पंजाब के बच्चों को जानबूझकर सिख धर्म के बारे में गलत पढ़ाया जा रहा है। साथ ही कहा कि एमएस मान ने अपनी किताब में श्री गुरु नानक देव जी के बारे में जो लिखा है वह सहने योग्य नहीं है। इस दौरान उन्होंने सरकार के ऐसे लेखकों पर केस दर्ज करने और ऐसी किताबों को हमेशा के लिए रद्द करने की मांग की है। जहां पंजाब में हमारे साथ बलदेव सिंह सिरसा हैं जो कि काफ़ी समय से यहाँ पर बैठे हैं। सबसे पहले सिरसा साहब, 1 महीना लगभग होने को आया जैसे हमें पता चला यहाँ आने के उपरांत, तो
क्या लगा कि अभी 20 फरवरी को चुनाव होकर के हटे हैं, पहले चुनावी पारा सरगर्म रहा और अभी हाल ही में लखा सडाना ने भी और आप सबने मिलकर के यहाँ मंच से भी ओंकार भरी थी, तो क्या कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा? देखिए, ये हल इतनी जल्दी निकलने वाला नहीं है। ये ठीक है कि एक किताब की पड़ताल हो रही है, जैसे कि मैं अब बताऊं आपको कि पहले एक किताब की पड़ताल हमने इसकी करवाई थी। ये एक किताब नहीं है, ये आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग राइटर हैं, जैसे कि ये प्रोफेसर मनजीत सिंह की लिखी हुई है, ये AC अरोड़ा की लिखी हुई है, ये SP सब्बरवाल की लिखी हुई है, और ये किताब है जो ये MS मान की लिखी हुई है। ऐसे बहुत सी किताबें हैं, ऐसे एक और भी राइटर है, कई राइटर हैं, और जिन्होंने पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश में अलग अलग एडिशन इन्होंने। ये जो किताबें हैं तो कौन सी ईयर के 12वीं के छात्रों और छात्राओं को पढ़ाया जाए? यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पुस्तकें जितनी मेरे आगे पढ़ी हैं, ये इनके नाम, इस किताब का सभी का नाम एक ही है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब, पंजाब के इतिहास की ये पुस्तकें हैं। और जो +2 के बच्चों को पढ़ाई जाती है वो किताबें हैं, और पंजाब स्कूल शिक्षा जो बोर्ड है उनकी तरफ से ये इनको प्रवानगी दी गई है। इस प्रवानगी देने के बाद ये किताबें पब्लिश हुई और स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जा रही है। इसका मतलब इन किताबों में, हिस्ट्री ऑफ पंजाब में, ऐसा क्या कारण है जिसके लिए आपको यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है, और कितने समय से ये किताबें जो है स्कूल में चल रही हैं? देखिए, ये लंबे समय से स्कूलों में किताबें चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो किताब ये है किताब प्रोफेसर मनजीत सिंह सोढी की। इसके बारे में मुझे 2017 में पता चला और मैंने इसकी शिकायत करी, और शिकायत करते ये इसमें जैसे कि लिखा, शिकायत क्या है, इसमें लिखा क्या है कि गुरु नानक देव जी एक सुधारक, कहने का मतलब गुरु नानक देव जी एक सुधारक थे। जैसे हम एक आम आदमी को कह देते हैं ना कि ये जो आदमी है ये बहुत सुधारक, मतलब लोगों का सुधार करने वाला है, मतलब कि लोगों से अच्छा व्यवहार करता है, सुधारक आदमी। मतलब गुरु नानक देव जी को एक आम आदमी के साथ उनकी तुलना की, और उसके आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई नई संस्था नहीं चलाई, उन्होंने कोई नया धर्म नहीं चलाया, कोई ग्रंथ की रचना नहीं करी, और लास्ट में उन्होंने ये लिखा है, जो निष्कर्ष निकाला है, तो वो ये कहते हैं कि वो हिंदू धर्म के प्रचारक थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये भी नहीं है कि जो हमारे गुरु नानक थे वो सिख धर्म के पहले गुरु हैं, तो उनको हिंदू धर्म का प्रचार कहा जाए तो ये भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी मांग ये है कि जिन लोगों ने ये जितनी किताबें जिन लोगों ने लिखी है, उन सभी लोगों के खिलाफ पुलिस पर्चा दर्ज हो, क्रिमिनल केस हो, और उनके सजा देने के लिए सख्त दरारें लगाई जाए, और उसके बाद ये जितनी किताबें इन पर बैन हो, और बैन करके इन किताबों को जब्त किया जाए, और आगे के लिए इतिहास पढ़ाने के लिए बच्चों को जो नया सेशन आना है, इसमें जल्द से जल्द कोई ऐसे मतलब के जो विषय माहिर हैं, जहाँ जैसे धार्मिक जो इतिहास के जानकार हैं, जो विद्वान लोग हैं, उन लोगों को जो है उनकी एक कमेटी ऐसी बनाई जाए जो कि बच्चों को स्कूलों में पंजाब का इतिहास, सिख इतिहास और गुरुओं का इतिहास मतलब जरा जो सही ढंग से लिखकर उनको पढ़ाया जाए। ऐसा जो सिक्खी से दूर कर रहा है और गुरुओं के खिलाफ जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ बलदेव सिंह सिरसा। और अब आप ये देखिए, वही बात हो रही है जो आज के समय में यूक्रेन में अगर रूस ने हमला किया है तो खालसा एड के नाम से यही सिख वहां भी सेवा करने के लिए पहुंचे। और यूक्रेन की बात ना करके मैं पूरे विश्व में अगर कहीं भी आपातकाल होती है तो सबसे पहले यही सिख पहुंचते हैं। और क्या इस इतिहास के साथ, इन गुरुओं के साथ, इन राजनीति करने वाले लोगों को क्या इनके साथ खिलवाड़ करना चाहिए? सोचिएगा जरूर। यह महज इस देश में यही राजनीति का विषय बनकर रह गया है कि किसी की आस्था के साथ, किसी धर्म के साथ खिलवाड़ करें और आप चर्चा का विषय बन जाएं। आपको, हम सबको अपनी सोच को बदलना होगा, ताकि इस सोच के बदलाव के बाद तभी देश में विकास की बात की जा सके। अगर यही चलता रहा तो आने वाली जो पीढ़ी है
वो आखिरकार समझ क्या पाएगी। तो उम्मीद यही लगाकर बैठे हैं सिरसा साहब भी, और लगभग 1 महीने को होने को आया है। और अब सरकार जो जाने वाली है या यही सरकार बनेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा ये उम्मीद लगाए सभी यहाँ पर टकटकी लगाए पंजाब बोर्ड के बाहर बैठे हैं। आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण सिंह बावा, नमस्कार। वहीं भट्टू कला में डाल 112 एक युवक के लिए फरिश्ता बनकर आई है, जहां मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात एक इमरजेंसी कॉल के चलते EVR 0214 तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर पीड़ित के पास पहुंच गई और पीड़ित को ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पूछताछ के दौरान पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि मेहूवाला के पास एक व्यक्ति ने मेरी बाइक रोककर मेरा पर्स छीन लिया। इतना ही नहीं, उसके साथ एक अन्य व्यक्ति ने मुझे सिर पर चोट मारकर नीचे गिरा दिया और मेरी बाइक छीन ली। तभी मौके पाकर मैंने करीबी डाणी में भागकर अपनी जान बचाई और डायल 112 पर कॉल किया। उसके बाद करीब 10 मिनट के बाद गाड़ी मदद के लिए मौके पर आ गई। वहीं कपिल ने पुलिस का बहुत धन्यवाद किया। जहां भट्टू गला में डायल 112 एक युवक के लिए फरिश्ता बनकर आई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात एक इमरजेंसी कॉल के चलते EVR 0214 तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर पीड़ित के पास पहुंच गई और पीड़ित को ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया। तो वही पूछताछ के दौरान पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि मेहूवाला के पास एक व्यक्ति ने बाइक रोककर उसका पर्स छीन लिया। रेवाड़ी में अपराध चरम पर है। मामला जिले के गांव हुसैनपुर का है, जहां एक युवक ने एक ग्रामीण सतपाल उर्फ लल्लू को 3 गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वही घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। वहीं आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार ग्रामीण सतपाल अपने साथियों के साथ गाँव के बस स्टैंड पर श्री श्याम भक्तों की सेवा के लिए लगाए गए शिविर में कार्य कर रहा था। इसी दौरान एक युवक ग्रामीण को झांसा देकर स्कूटी पर बिठाकर अपने गांव के प्लॉट पर ले गया और वहां उसने ग्रामीण सतपाल पर 3 गोली फायर करके उसे घायल कर दिया। तो वही पुलिस की माने तो मामला आपसी रंजिश का है, जहां फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि फरार आरोपी की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। लग रही 3 गोली मेरे लगी है और जी 10-12 जी कैसे क्या मन मंदिर की जी विवाद चल रहा था। मंदिर के हिसाब से मगलू उस कारण मुझे जी शिविर लगा रखा है वहाँ मंदिर वहाँ अपने अड्डे के ऊपर। वहाँ एक कालिया है घर का ही, वो मुझे बुला के लगे। सरपंच बैठा था वहाँ, 2-3 आदमी और थे वहाँ जी। बातचीत चली हुई, तू मान जा। मैंने जी उनसे ऐसी कोई बात नहीं। सरपंच ने काटी पिस्टल और जी मेरे ऊपर गोली चला दी। आज हमें कंट्रोल रूम रेवाड़ी सूचना मिली कि हरिनगर में गोली चल गई है। मौके पे पुलिस पहुंची, मौके का मुआयना करा। वहाँ पर 2 खोल देसी पिस्टल के मिले हैं और मजरूब जो था सतपाल, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। उसके एक लेफ्ट हैंड में 2 गोलियां लगी हुई हैं और आरोपी जो थे सरपंच बताया जा रहा है आनंद हरिनगर का, उसकी तलाश जारी है और उसके साथी हैं 2-3 और हैं, उनकी तलाश जारी है। लग रही 3 गोली मेरे लगी है और जी 10-12 राउंड फायर हुए हैं वहाँ। करनाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन एक 12 साल की बच्ची गर्भवती पाई गई। दरअसल बच्ची पेट में दर्द की शिकायत से अस्पताल गई और अल्ट्रासाउंड जांच के बाद पता चला कि बच्ची के गर्भ में 2 महीने का बच्चा था। वही मेडिकल कॉलेज की टीम ने पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और SI सरिता ने बताया कि बच्ची को कुछ भी याद नहीं है कब क्या हुआ और नाबालिग के परिजन भी सहमे हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। होनी चाहिए। जो मासूम बेटी जो 12 साल की अभी तक उसके हंसने के खेलने के दिन है, उसे क्या पता था अभी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। इतनी घोर निंदा करते हैं जी हम इसकी, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर जो ऐसे अपराधियों को फांसी हो जाती है ना, तो आगे अपराध करते वो डरेंगे। आज सुबह एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि एक 12 साल की बच्ची जो कल्पना चावला में एडमिट हुई है। तो जैसे मैं यहाँ पहुंची, डॉक्टर बच्ची को अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाया गया था। उसके बाद मैं बच्ची से मिली, बच्ची कुछ बताने से इनकार कर रही है। बच्ची को कुछ भी याद नहीं है कि कब क्या हुआ। मदर है, मदर भी कुछ नहीं बता रही, किसी का नाम नहीं ले रहे।
और जैसे ही FIR दर्ज होगी आगे की इन्वेस्टिगेशन। रादौर में त्रिवेणी चौक के नजदीक रोडवेज बस ने एक कार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन गनीमत रही कि कार में सवार 2 पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। सब इंस्पेक्टर नरेश पाल ने बताया कि वो हैंड कांस्टेबल वीर कौर के साथ सहारनपुर के देवबंद में किसी केस के सिलसिले में तफ्तीश के लिए जा रहे थे। इसी समय यह हादसा हुआ। वह एक स्थानीय निवासी जरनैल सिंह का कहना है कि सहारनपुर क्षेत्र मार्ग रादौर में कई जगहों से खस्ता हाल हुआ पड़ा है, जिससे यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। साथ ही बताया कि सरकार कई बार इस मार्ग को 4 लेन बनाने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। ऐसे में शासन प्रशासन को इस खस्ता हाल हुई रोड की मरम्मत करानी चाहिए। इस रोड पे रोज 4-5 हादसे हमारे यहाँ पे होते हैं और सरकार का इस रोड की तरफ कोई ध्यान नहीं है। बल्कि परसों भी इस रोड पे यहीं पे एक बच्चे की डेथ हुई है गाड़ी चढ़ने से। तो अभी ये अब पहला एक्सीडेंट हुआ है, दिन में 4-5 एक्सीडेंट यहाँ पे होते ही होते हैं। खड्डे इतने ज़्यादा बड़े बड़े हो चुके हैं, ये नहीं पता भी गड्ढों में सड़क है या सड़क में खड्डे हैं। इसके लिए पुलिस स्टेशन झांसा से सहारनपुर के लिए चले जी, देवबंद के लिए जी। जब हम नजदीक यहाँ रादौर पे पहुंचे जी, तो रोडवेज वाले ने हरियाणा रोडवेज यमुनानगर डिपो की बात की। बहुत कफलतलापरवाही से तेज रफ्तार से चलाता हुआ और पीछे से गाड़ी ब्रेक की, जिससे मेरी गाड़ी का काफी नुकसान हुआ। सीएम मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री प्रदेश का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने 1,77,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। सीएम ने कहा कि बजट में सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। आपको इस रिपोर्ट से समझाते हैं कि किस क्षेत्र को सीएम ने क्या कुछ खास दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। सीएम ने आज 1,77,255.99 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले साल की तुलना में 15.6% अधिक है। राज्य की SDG योजनाओं के लिए 1,14,077 करोड़ रुपए रखा गया है। खास बात यह रही कि इस बजट में जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सत्ता पक्ष ने बजट पर टेबल थपथपाई, जबकि विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह बजट नहीं केवल भाषणबाजी है। बजट पर अगली चर्चा अब 14 मार्च को होगी। 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक सभी विधायक बजट पढ़ेंगे और फिर 14 मार्च से लेकर 16 मार्च तक बजट पर चर्चा होनी है। वर्ष 22-23 माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो संशोधित अनुमान 21-22 के 1,53,354.44 करोड़ रुपए से 15.6% की वृद्धि है। इस बजट परिव्यय में 61,057.36 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय और 1,16,198.63 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय शामिल है, जो क्रमशः 34.4% और 65.6% है। पिछले कुछ वर्षों से कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ा है, जबकि राजस्व व्यय के हिस्से में कमी आई है। बजट अनुमान 22-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां 1,06,424.70 करोड़ रुपए पर प्रक्षेपित है, जिनमें 73,727.50 करोड़ रुपए का कर राजस्व, 12,205.36 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व, 8,925.98 करोड़ रुपए का केंद्रीय करों का हिस्सा और 11,565.86 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान शामिल है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत प्राप्तियां
5,393.89 करोड़ रुपए प्रक्षेपित है। मैंने इस वर्ष के बजट आवंटन का भी सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी के साथ जोड़ा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति को नमन करते हुए महिलाओं के लिए भी सीएम ने कई बड़े ऐलान किए। अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने प्रारंभ में ही कहा, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च। मैं इस अवसर पर समस्त जगत की मातृशक्ति को वंदन करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम अपनी मातृशक्ति की सामाजिक, आर्थिक, खेल जगत, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। हरियाणा की महिलाओं ने पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से खेल और राजनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हमें उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए उठाए गए कदमों की सराहना और समर्थन करना चाहिए। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उन परिवारों की महिलाएं जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 5 लाख रुपए से कम है और जो किसी भी उद्यम, व्यापार और व्यवसाय में उद्यमी बनना चाहती हैं, उन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख रुपए तक के आसान ऋण प्रदान किए जाएंगे। इस ऋण पर हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से 3 वर्ष के लिए 7% की ब्याज दर की सहायता दी जाएगी। फिलहाल की बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।